दायरा सिर्फ कश्मीर तक नहीं, जम्मू तक नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान तक नहीं, बल्कि वो है वह ग्लोबल प्रेजेंस। हम दुनिया के 160 के करीब मुल्कों में देखे जाते हैं और पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारे इस सर्विस को कामयाब बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स के साथ साथ जो और लोगों ने काम किया, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज नेशनल इंजीनियर्स डे भी है। आज हम तमाम इंजीनियर्स को सलाम पेश करना चाहते हैं यहाँ से, जिन्होंने पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अपना अहम रोल निभाया, जिसकी वजह से आज हमारे पास फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपके पास इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे दूरदर्शन के इंजीनियर्स हैं, देखिए इस वक्त अगर मेरी पिक्चर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है, ये मुमकिन ही नहीं है तब तक जब तक हमारे इंजीनियर्स इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे दें। हमारे हर प्रोग्राम के पीछे इंजीनियर्स का एक अहम और कलीदी रोल रहता है और हमेशा से रहा है, और उसी रोल की वजह से आज हमारी सर्विस इतनी मकबूल है, इतनी कामयाब है, और हमने ये इतना 66 साल का सफ़र पूरे अज़म के साथ, पूरी कामयाबी के साथ तय किया है। नाज़रीन, ये जो हमारे इंजीनियर्स जो ट्रांसमीटर भी ड्यूटी देते हैं और हमारे यहाँ भी देते हैं, इसके अलावा जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने स्थापना यानी जब 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी फाउंडेशन पड़ी थी, उस दिन से लेकर आज तक जितने भी प्रोड्यूसर्स ने काम किया, जिन्होंने प्रोडक्शंस की हैं इन सालों में, आपके लिए फिल्में बनाई, आपके लिए प्रोग्राम्स बनाए, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स, आपके लिए बहुत कामयाब तरीन सीरियल्स आपको दे दिए, उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हमारे प्रोड्यूसर्स दिन रात मेहनत करते रहते हैं और तभी आप 24 घंटे की सर्विस में, और हम आपको दूरदर्शन की इस स्थापना दिवस पर जो 66वां स्थापना दिवस है फाउंडेशन डे, इस पर आपको भी मुबारक करना चाहेंगे और इंजीनियर्स डे पर हम इंजीनियर्स की तायीद के साथ, इंजीनियर्स की सराहना करते हुए उनको भी मुबारक पेश करना चाहते हैं। तो ये जो आज हमारे इस प्रोग्राम, जो हमारा हेलो ड्री प्रोग्राम एक्चुअली जो अब पेश होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आज के गेस्ट हैं हिलाल साहब, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी। तो मैं इनका खुशामदीद करता हूँ हिलाल साहब का प्रोग्राम में। शुक्रिया मंजूर साहब। सर, ये जो आपका फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महकमा है, कोई छोटा मोटा महकमा नहीं है। कहते हैं फूड सेफ्टी इज़ पब्लिक सेफ्टी, और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इस डिपार्टमेंट की एक कलीदी अहमियत है। आपका जो मैंडेट है वो है इंस्पेक्शन करना या सरप्राइज मार्केट चेक्स करना। हिलाल साहब, जानना चाहूँगा कि ये जो सरप्राइज मार्केट चेक्स करते हैं आप, ईद और त्योहारों पे करते हैं या ऐसे भी करते हैं? देखिए मंजूर साहब, पहले आपको जो स्थापना दिवस आपने भी बात की, जी, तो जी, उस पे जी, दूरदर्शन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। अब जो आपने मुझे ये सवाल पूछा कि क्या आप सिर्फ ये जो बड़े दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, क्या उन्हीं दिनों पे आप मुतहरिक होते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। हमारा जो डिपार्टमेंट है ये 24/7 लगा हुआ है इस चीज़ पे कि जो लोगों को कंज्यूमेबल जो फूड आइटम्स दस्तियाब हैं मार्केट में, दे शुड बी सेफ, दे शुड बी अनअडल्ट्रेटेड। हज़ारों की तादाद में आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी सिविल सेक्रेटरीट में, तो वहाँ जो हमने डाटा वहाँ पे पेश किया, मैं आपको बताऊँ, मुझे ज़बानी में वो डाटा कि हज़ारों की तादाद में हमने इंस्पेक्शंस की, लाखों का जुर्माना आयद किया जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जी, जो रूल्स की वायलेशन करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो आज के डेट में हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं, एक तो हो गया कि जो ऐसे रूटीनली इंस्पेक्शंस, मगर एक तो इंस्पेक्शन जो है वो ऑनलाइन भी होती हैं। मतलब हमारा जो आज के इंस्पेक्शंस है वो हम ऑनलाइन इंस्पेक्शंस करते हैं। जो डाटा है वो ऑनलाइन ही डाटा देना पड़ता है, तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो ये नहीं है कि सिर्फ त्यौहार के मौके पे हम काम करते हैं, बल्कि एक रूटीन हमारा एक सिस्टम है फूड आइटम्स को चेक करना। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो बेसिक लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनका एक टूर प्रोग्राम होता है। हर महीने वो अपना टूर प्रोग्राम सबमिट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द टूर प्रोग्राम वो फिर महीने में काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अपलोडिंग होती है वो ऑनलाइन ही अपलोडिंग होती है, चाहे वो सैम्पलिंग करें, चाहे प्रोसिक्यूशन करें, जो भी काम होता है वो आज की डेट में ऑनलाइन होता है। हिलाल साहब, 4 फंडामेंटल्स हैं फूड सेफ्टी के, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, इल्मियत है। एक है क्लीनलीनेस,
साफ सफाई। दूसरा है चीज़ों को सेपरेट रखना, मिंगल नहीं करना क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। प्रॉपर कुकिंग और उसके साथ साथ बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे स्टॉप करें, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फील्ड में जाके इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? मन साहब, ये आपने एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, फूड आइटम्स को प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जो रिसेंटली जो मीट का वो इशू हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें ये मेन प्रॉब्लम थी कि दैट मीट वाज नॉट केप्ट इन द प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जिसकी वजह से वो स्पॉयल हो गया था। और जब हमें पता चला तो तब हमने वो सारी जो कंसाइनमेंट वहाँ पे थी उसको सीज करके हमने डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद जो कार्रवाई उस पर हम बाद में बात करेंगे। जी जी। मगर मैं आपको बताऊं, जो आपने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमें कमर्शियल लेवल पे नहीं देखना है, बल्कि हमें घरों में भी जी जो हम चीज़ों को बनाते हैं, हमें या तो जल्दी वो फिर कंज्यूम करना है, या हमें फिर उसको प्रॉपर जो फूड आइटम्स होंगे जो हमने प्रिपेयर किए उसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में रखना है। अगर हमें 2-3 दिन ही सामान को रखना है तो हमें 4-5 डिग्री के आसपास उसको रखना है। अगर 2-3 दिन के लिए रखना है, हाँ हाँ, अगर 2-3 दिन 5 डिग्री के लिए, 5 डिग्री पर 4 से 5 डिग्री के आसपास, या 5 से माइनस भी, वो 5 से नीचे नीचे, जी जी, इट शुड बी बिलो 5 डिग्री। अगर हमें ज़्यादा देर के लिए रखना है, हीट करना हो, हाँ, किस तो हीट पे हीटिंग जो है वो 70 के आसपास हमें रखना है। तो वो उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, उस पर हाँ बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि हीटिंग तो हमें पता है कि हीटिंग कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को पकाना है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें चीज़ों को स्टोर कैसे करना है। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं, तो उसमें घर की पकाई हुई चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। हाँ। तो उसमें जैसे मैंने कहा, अगर हमें सिर्फ 2 दिन 3 दिन चीज़ों को हमें रखना है महफूज करके, तो हमें 4-5 डिग्री के आसपास या बिलो दैट, यानी 1 to 3 to 4 to 5 डिग्रीज चीज़ों को रखना है जी, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, फॉर एग्जांपल ये भी होता है कि बड़ी ईद के मौके पे मीट कुर्बानी का गोश्त होता है, अगर उसको हमें फिर रखना है, देन हमें उसको जो टेम्परेचर है -18 के आसपास रखना है। वो तो डीप फ्रीजर में ही जानने के लिए हाँ, डीप फ्रीजर में रखना है, तभी जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो रह सकती है। तो ये सिर्फ जैसे मैंने कहा, जो कमर्शियल लेवल पे लोग हैं उनको भी इसी हिसाब से रखना है, या जो घरों में हम जो खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो हमें इसी टेम्परेचर के आसपास रखना है। फिलहाल साहब, अब आता हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे जो रिसेंटली काफ़ी मंजर आम पर हुआ, वो है जो हमारा ये जो रॉटन मीट का सिलसिला हुआ, जिसकी काफ़ी कंसाइनमेंट आपने उस पर छापा भी डाला और ज़ाया भी कर दिया आपने। जब लोगों को ये पता चला कि इट सेंट शॉक वेव्स इन द सोसाइटी, तो इस सिलसिले में जानना चाहेंगे कि क्या वजह हुई थी, क्या चीज़ें निकली थी और किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? मन साहब, मुझे पता था कि ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे, हाँ, क्योंकि आज बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ये। आई वॉज द ऑफिसर हु कंडक्टेड द फर्स्ट रेड जो हमने ज़कोरा में डाली। तो उस बाकी ऑफिसर साहिबान भी मेरे साथ थे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो ज़कोरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंदे ने वहाँ पर जो ये गोश्त है उसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल में सिस्टम में ना रखने की वजह से वो स्पॉइल हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। तो हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली, इमीडिएटली वी रश टू दैट स्पॉट, और जब हमने वहाँ पे देखा, रियली इट वाज बिकम प्यूट्रेड, ये डिकम्पोज हो गया था, और उसके साथ साथ उसमें प्रॉपर लेबलिंग भी नहीं थी जी। तो हमने उस जितनी भी वो कंसाइनमेंट थी, तकरीबन वो 1200 kg का मीट था, तो हमने उसको फिर सीज करके प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हमने फिर कंटिन्यूसली ड्राइवर्स की, और जो हमने ड्राइवर्स की उसका फिर ये नतीजा निकला कि लोगों ने जब उनको लगा कि डिपार्टमेंट हमारे पीछे लगा है, तो उन्होंने गलत तरीके से फिर इस किस्म का जो मीट था उसको सड़कों पे या नदी नालों में फेंकना स्टार्ट किया गलत तरीके से। तो उसमें फिर पुलिस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ की और हमने भी कार्रवाइयाँ की। उसमें हमने बहुत सारे उसमें जो कंप्लेंट्स हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में दायर किए, और उसके साथ साथ हमने एक तो जो जैसे मैंने कहा कंप्लेंट्स दायर की, बहुत सारी जो लाइसेंसेस थी, जो इन लोगों के पास लाइसेंसेस थी, उनको हमने सस्पेंड किया। तकरीबन 13 लाइसेंस आज तक हमने सस्पेंड किए जी। तो और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कंप्लेंट्स भी हमने दायर की, और पुलिस ने भी अपनी तरफ से FIR दर्ज किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक्शन हुआ इन लोगों पे, आपने लाइसेंस ज़ाया कर दी या इनके खिलाफ वगैरह केस वगैरह के।
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक तो हमने इनके लाइसेंस सस्पेंड किए, उसके साथ साथ अंडर फूड सेफ्टी एक्ट वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल आल्सो। हमने इनके खिलाफ, जैसे मैंने कहा, कंप्लेंट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है वहाँ हमने दायर की। तो अब कुछ डिसीजंस भी हमें उसमें आ गए जिसमें लाखों रुपया का जुर्माना इन पे आयद हो गया। और साथ साथ में देखिए, एक बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना, कि हमने फिर इसको लोग बड़े पैनिक हो गए। तो उन्होंने जो अच्छा काम भी करते थे तो वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट वाले थे या चिकन सेलर्स थे या बुचर्स वगैरह थे, तो वहाँ पर भी जो उनको वो कारोबार वो लोग करते हैं, हालांकि जो अच्छे तरीके से करते हैं, तो उनका भी जो रोज़गार वो कहीं कहीं पे मुतासिर हुआ जी। तो मेरा उसमें ये कहना है कि हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि जो गलत लोग हैं, जो गलत कारोबार करते हैं, उनके साथ तो डिपार्टमेंट निपटेगा ही निपटेगा, मगर जो अच्छा काम करते हैं उनके रोज़ी रोटी पे हमें कुल्हाड़ी भी नहीं मारनी है। जी सर, वह कॉल ऑनलाइन सर। हेलो 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 सर। जी, तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूँ चौधरा बाजीपुरा से सर। जी बिलाल साहब, पूछिए अपना सवाल। सर अच्छा तो सवाल इसके रोना गांव बाजीपुरा चौधरा सर। अहन अच्छा नाम लोकल सुबह दुकानदार के चीज करने। अच्छा कलर आसान क्या आसान है मुकुर अनहाइजीन। हाँ मैं तो बाकी घर से अच्छा हेलो एक्शन किया जनाब वाले अनहाइजीन का बयवान सुकोटन कड़िया में मत काम या कोई तम वाले अनहाइजीन शुडन तम वाले प्रॉब्लम हमसे मुझे शुड ने तुझे इचने का काम के बच्चे सुधा क्या बना इन पर तो क्या एक्शन दो यार यमो युस बिलाल सबन सवाल पुरुष सो वन यमो कि जन जूस वगैरह यम जन यम फेरन वाल तम जूस त्रावान। तो मे कर यहज कंप्लेंट नोट, यम वन बाजपुर चोडलुक, तो कर नमो अत पे एक्शन, मगर तथ सत वन बह यह कि सैम्पलिंग करान ये बासान कि यह इन वायलेशन ऑफ द एक्ट, तत कार्रवाई करान, मगर यमो वन अमि जाय हुंद नाव, अत सोजना बह टीम तो अत इंशाल्लाह कार्रवाई कर। जलाल साहब, ये जो मीट का हम अभी बात कर रहे थे इस कॉल से पहले कि आपने कुछ सैंपल्स लिए थे, कुछ काफ़ी जगहों से आपने मीट के सैंपल्स लिए और उसके बाद आपने हैदराबाद इनको भेजा। हैदराबाद इसलिए क्योंकि मुल्क में एक ही लेबॉरेटरी है जो ये पता कर सकती है कि किस किस्म का मीट है। लोगों में ये एक बड़ा खदशा था कि किस किस्म का मीट था, जितने मुँह उतनी बातें, काफ़ी सारी बातें करते थे, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में लोगों में यह खदशा है कि साहब पता नहीं चल रहा है कि क्या निकला वहाँ से, क्या आए या नहीं आए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं जिनको रखना बहुत ज़रूरी है, जिन सेंसिटिविटीज़ को, लेकिन लोगों का खदशा भी अपनी जगह है, ज़रूरी है, और उसको भी हम एड्रेस करेंगे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये नहीं चाहूँगा कि आप हमें रिजल्ट्स बताएं कि क्या टेस्ट आए, दैट्स योर ऑफिशियल सीक्रेट। मैं नहीं चाहूँगा कि वो आप हमें बताएं, वो दैट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन कुछ बातें ज़रूर चाहूँगा। लोगों के जहन में ये हुआ था, शक पड़ा था कि साहब कुत्ते का पता मीट नहीं था, किसका, कुत्ते का था, कुत्ते का था, निकला नहीं। देखिए मंजूर साहब, बिल्कुल मैं एक चीज़ को क्लियर करूं, जो आपने सही बात ये कही कि हमारी एक ही कॉम्पिटेंट लैब है हैदराबाद में जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करती है। जी जी, एक ही लेबॉर्ट्री है। तो जो हमें टेस्ट रिज़ल्ट वहाँ से आया, हमने यही पाया कि ये वही गोश्त है जो यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंज्यूम करती है। यानी न तो कुत्ते का था, न खंजीर का था, नहीं, और न घोड़ा गधे का था। नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये बफलो मीट निकला वहाँ से जी। हाँ, बफलो मीट निकला, मगर उसके साथ साथ हमने ये ज़्यादा इसका हमने मुश्तहर क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंसिटिविटी ये है कि कुछ लोग ये बफलो मीट नहीं खाते जी। तो मगर उसमें ये है कि ये भी हमें साथ साथ में मैं ये बात भी कहूँ कि इन मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट जो नामी गिरामी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर इस किस्म का मीट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी। अब ये लोग, अगर मैं ये कहूँगा कि बफलो मीट, लोग कहेंगे शायद ये हर जगह यही बफलो मीट जाता था। तो जो हमारा टूरिस्ट आता है या बाकी जो लोगों की सेंसिटिविटी है, उसको थोड़ा ये रखने के लिए हमने ज़्यादा ये मुश्तहर नहीं किया। अदरवाइज़ हमने ये बोला होता कि ये बफलो मीट है, हमें पहले से ही पता था, बट
तो You wanted to confirm. डबली एश्योर्ड हमने ये बाहर भेजा। अदरवाइज हमें जो बिलिंग वगैरह थी या जो हमें पता था, हमने वहाँ से भी पता करवाया था कहाँ से आया है, तो ये बफलो मीट था। अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये इसकी कीमत फिर ये जो बंदा कह रहा था 160 ही क्यों था। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मामला ये है कि ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट होता है ये इस किस्म का मीट, उसकी एक ट्रिमिंग होती है, ये उसकी एक ट्रिमिंग होती है। ट्रिमिंग का मतलब ये है कि ये बेसिकली वहाँ एक्सपोर्ट नहीं जाता है। एक्सपोर्ट में उनको ठीक ठाक पैसा आता है, जो फिर ये ट्रिमिंग वगैरह होती है तो ये वही है। अच्छा। तो इसलिए इसकी प्राइस भी कम है, मगर ये नहीं, मगर जो इसकी वायलेशन थी मंजूर साहब, मैं बिल्कुल उसको क्लियर करना चाहता हूँ। इट वॉज प्योरली द वायलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। एक तो उसमें उन्होंने प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा था, और उसके साथ साथ इन्होंने इस मीट को प्रॉपरली इसमें लेबलिंग नहीं थी। एक तो लेबलिंग नहीं थी और प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा था। ये जो दो वायलेशंस थी, इसी की वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने इस पर एक्शन की। और उसके बाद जो हमने फिर ये जानना चाहा कि कहाँ पे इस किस्म का मीट अवेलेबल है, तो जब हमने इस पे कार्रवाई की, जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर लोगों ने खुद ब खुद इसको सड़कों पर फेंकना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमने एक और जो इसमें ड्राइव की, वो ये था कि यहाँ कुछ जगहों पे लोग सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते थे। तो हमने जब कुछ जगहों पे ये देखा कि कुछ कबाब उन्होंने बनाए थे, उन हज़ारों की तादाद में जो हमने वो कबाब वगैरह फिर वहाँ पे वो ज़ब्त किए और फिर उसको प्रॉपरली हमने डिस्पोज ऑफ किया। तो वो एक मसला था वो सिंथेटिक फूड कलर मिलाने का। तो सिंथेटिक फूड कलर अपनी जगह एक प्रॉब्लम थी। उसके साथ जैसे मैंने कहा, ये प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया था, और उसके साथ साथ इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से हमने इसमें एक्शन की और हमने इस किस्म का जितना भी मीट था उसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आपका तारुफ दीजिए, कौन सा, कहाँ से? मैं विजय बोराड़े बोल रहा हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। डीडी दूरदर्शन का जो फाउंडेशन डे है आज, जी, सभी प्रेक्षकों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इंजीनियर्स डे की भी सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी, मेरा सवाल ये था कि जो हम पनीर खरीदते हैं वो असली क्वालिटी का है, अच्छा है, वो कैसे पहचाने? क्योंकि बहुत न्यूज में आता है कि पनीर गंदा पनीर पकड़ा गया, बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई, तो अच्छा क्वालिटी का पनीर हम कैसे पहचाने? हाँ, इन्होंने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा कि अच्छी पनीर की हम परख कैसे करेंगे। देखिए, जो पनीर एक आम जो हमारा कंज्यूमर है उसको ये देखना है कि जो पनीर है उसकी जो एक इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी, हालांकि ये टेस्ट से ही ज़्यादा पता चलता है। जी, जी। ये टेस्ट से ही ज़्यादा पता चलता है कि इसमें किस किस्म के कोई वेजिटेबल ऑयल तो नहीं मिलाया गया है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिलाई गई है। एक पनीर तो होती है बड़ी सॉफ्ट सी, हाँ, एक थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी उसमें होती है। जी जी। तो अगर उस किस्म का पनीर है तो उसमें एडल्ट्रेशन हो सकती है। तो जनरली ये टेस्टिंग से ही पता चलता है कि किस किस्म की पनीर है। जो हमने रिसेंटली जम्मू में पनीर पकड़ी उसमें वही उन्होंने कोई तेल जो होता है वेजिटेबल ऑयल वो मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से उसने हमने उसको फिर वो वहाँ पकड़ के उसको वो सब स्टैंडर्ड निकली और सब स्टैंडर्ड की वजह से फिर हमने उसको ज़ाया किया वो जम्मू में। अब इन्हें महाराष्ट्र की बात की तो वहाँ मुझे लगता है जो कंसर्न हमारे ऑफिसर्स हैं, इन्हें अगर कहीं पर भी शक होता है कि जो पनीर है इसमें किसी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन है, हमारा भी वहाँ FDA एक डिपार्टमेंट है, उनकी नोटिस में ये ला सकते हैं सो दैट दे कैन टेक एक्शन। सर, ये जो हम मीट की बात कर रहे थे, चुनाचे इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट, मटन टू द वर्ल्ड। अब जो वो वहाँ पर काटते हैं, जो भी जानवर उनको रिक्वायरमेंट हो, उसको इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स अ मशीन कट। अब जब यहाँ इन लोगों ने ये मीट वगैरह लाया, इसके बारे में बाद में ये एक सवाल ये पैदा हुआ कि इसका ज़बीहा उस सिलसिले में क्या है। अब मशीन कट में दे डोंट केयर कि ज़बीहा के लिए वो केयर नहीं करते वहाँ, तो उस सिलसिले में एक खदशा ये रहा कि इसका ज़बीहे का सिलसिला क्या था,
क्या ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? नहीं, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिली तो उससे यही इशारा होता है कि ये इट हैज़ बीन स्लॉटर्ड इन अ हलाल वे। अच्छा, हाँ, तो ये जो हमें डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों से मिली, मगर बेहतर यही है कि जो हमें यहाँ लोकल स्लॉटरिंग वगैरह होती है तो आपको हमें उसमें एश्योर्ड हैं कि इट हैज़ बीन स्लॉटर्ड इन। सर हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस ही नहीं है। स्लॉटर हाउस आप देखें आपने सही बात की कि स्लॉटर हाउस नहीं है, तो ये बात आज भी, जैसे मैंने कहा, सेक्रेटरीट में मीटिंग चल रही थी, तो हमारा एक स्लॉटर हाउस श्रीनगर में बन रहा है आलूची बाग में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा क्या वही मतलब हर एरिया से लोगों को सुबह जाना होगा। हाँ, वो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन हमारी है वो वही बता सकती है विथ एश्योरेंस के उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। मगर प्रेजेंटली जो यहाँ पर है हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स हैं अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, हम इनको साथ लेके फिर हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ हम चेकिंग वगैरह करते हैं। मगर स्लॉटर हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, जहाँ पर प्रीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन हो सकता है पहले ही, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम उसमें अब काम हो रहा है, तो वो उसमें सर इस खराब मीट की जो बात कर रहे थे, अब जो पकड़ा गया, इसके बारे में सिविल सोसाइटी से दो तरह की सजेशन आई थी। एक ये था कि इसको क्यों ना बैन ही किया जाए यहाँ, कैन वी बैन दिस बिजनेस? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा कि क्या हम इसको बैन कर सकते हैं, नहीं बैन कर सकते हैं। अच्छा, ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो फ्रोजन आइटम्स हैं वो चलते हैं, तो हम कैसे इसको बैन कर सकते हैं? बट वी हैव टू रेगुलेट इट एंड वी हैव टू प्रॉपरली रेगुलेट इट। यानी हमें ये देखना है कि ये यहाँ लेबल्ड आना चाहिए, और उसके साथ साथ जब प्रॉपर लेबल्ड होगा, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में रखा हुआ होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जी। अच्छा, ये जो लाइव स्टॉक की बात हम करते हैं, लाइव स्टॉक जो यहाँ आता है, हमारी भेड़ें आती हैं, चिकन वगैरह आते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे? उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने मंदू साहब पहले भी ये अर्ज़ किया कि जो यहाँ अच्छी इंडस्ट्री भी, जो अच्छे काम करने वाले हैं वो हिट हो गए। जो यहाँ हमें मैसर है भेड़ बकरियों का जो मीट हमें दस्तियाब है यहाँ पे, उसमें कोई इशू नहीं है। वो लाइव आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे वो ज़बह होते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मगर जो, जैसे मैंने कहा, जो बाहर से मीट आता है, उसमें यही इशू था कि ये प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया था, और उसके साथ साथ इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी। फिलहाल साहब, अभी जो ये ज़ुकुरा से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो आपने इस पर एक ड्राइव क्रैक डाउन सॉर्ट ऑफ थिंग किया, उसके बाद ये सारा ज़ाया हुआ और लोगों में एक रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था कि चलो एक्शन हो गया, अब ये इस तरह का कारोबार नहीं होगा। मगर 2-3 दिन पहले फिर से ये मंजर आम आ गया, कई जगहों पर छापे पड़े, आप ही की टीम ने, आप ही के लोगों ने छापे डाले। इसका मतलब ये है कि जो इसका कारोबार करने वाले हैं वो इसको छोड़ना नहीं चाहते, वो बज़िद हैं कि उन तो यही करेंगे। नहीं, देखिए, मामला ये है कि जो उन्होंने बाई एयर लाने की कोशिश की थी, हमें इंफॉर्मेशन मिली, बिकॉज अब कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं, जब से ये जब से इशू स्टार्ट हो गया, तो डिपार्टमेंटों ने भी आपस में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की। तो हमें टैक्सेशन के जो ऑफिसर थे उन्होंने इत्तला की, तो हम वहाँ पे गए, तो हमने उस मीट को भी सीज करके रखा। मामला ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें वही इशू, हालांकि यहाँ पर उसमें वो उतनी उसमें वो प्यूट्रेड नहीं हो गया था, मगर लेबलिंग इशू उसमें भी था, यानी इट वाज नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, तो हमने उसको सीज करके रखा। ये है, इन लोगों को ये बाहर से लाते थे, मगर पहले जब हमने भी देखा है, ये नहीं है कि अब्रप्टली स्टार्ट हो गया, पहले इसमें प्रॉपर लेबलिंग आती थी। अब इन्होंने लेबल, ये भी एक क्वेश्चन हमें उठता है कि फिर ये पहले से अगर आता था तो डिपार्टमेंट ने एक्शन क्यों नहीं ली? ये प्रॉपर लेबल्ड आता था, यहाँ पे आपकी नॉलेज में था, ये बिल्कुल आता था, प्रॉपर लेबल्ड आता था, मगर टैक्स को इवेड करने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए इन्होंने ये, बिकॉज अब अगर लेबल्ड होगा तो इसमें इनको टैक्स भरना है जी। अगर ये अनलेबल्ड होगा तो फिर ये टैक्स की बेसिकली चोरी है जी, टैक्स की चोरी है, तो इसलिए इन्होंने ये अनलेबल्ड लाना स्टार्ट किया। अच्छा सर, ये जो चिकन हमारे हैं, चिकन के बारे में लोग कहते हैं कि ड्रेस्ड चिकन हमारा बाहर से आता है। अब ड्रेस्ड चिकन के बारे में खदशात हैं कि जो यहाँ जो पोल्ट्री जो बनाते हैं वहाँ बाहर, उनके बर्ड्स होते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, कुछ मर गए तो वो उसको स्किन ऑफ करते हैं, ड्रेस कर दिया, पैक कर दिया, बेच दिया। इस ड्रेस्ड चिकन के बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि शुड वी टेक इट? अब यहाँ लोगों में एक और फैशन शुरू हो गया, दुकानदार के पास जाते मुझे सिर्फ लेग पीस चाहिए।
मुझे ये देखिए मंजूर साहब, ये गलत एक नोशन है कि वो चिकन उठा के, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फूड सेफ्टी वाले इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो बाहर से ड्रेस्ड चिकन आता है यहाँ पे, उसमें प्रॉपर जो, जैसे मैंने कहा कि वो कौन स्लाटर करता है, फिर यहाँ कौन लेता है, कैसे करता है, तो वो हम इसमें प्रॉपर ट्रैकिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि चिकन कहीं पे मरा हुआ है जो लोगों में, या कुछ वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पे वो गलत तरीके से कहीं पर कोई इंसिडेंट कोई फार ऑफ प्लेस पे हो गया, फिर उसी को सर्कुलेट करके लोगों में इंतशार फैलाना, कोई ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर ये लोग इन चीज़ों को लाते हैं, बिल्कुल हमने उनसे वीडियोज़ वगैरह भी लिए हैं, कैसे वहाँ स्लाटर होता है, कैसे लाते हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि जो वायलेशन है वो फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन हो रही, जो हमने लास्ट दिन में भी वो चिकन की कंसाइनमेंट वो वहाँ पर भी सीज की, वहाँ पर भी यही इशू था कि इट वाज नॉट प्रॉपरली केप्ट। और दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है मंजूर साहब, कि कभी कभी ये भी होता है कि किसी के पास रखने की फैसिलिटी है, मगर उसमें टेम्परेचर जो कंट्रोल सिस्टम रखने का जो होना चाहिए, कि उसमें पावर बैकअप होना चाहिए। जब पावर बैकअप ही नहीं है, कभी ये भी होता है हमारे जहाँ हम रहते हैं कि 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे भी बिजली चली जाती है, तो उससे भी ये जो इस किस्म का मीट है वो स्पॉइल हो सकता है। तो ये कहना है कि शायद मुर्दे आते हैं यहाँ पर, या ये जो मीट है, पता नहीं कुत्ते का मीट है, बिल्ली का मीट है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल बात यह है कि ये प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया था, और इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी। लेबलिंग इसलिए नहीं थी बिकॉज वो टैक्स इवेड करना चाहते थे। या मतलब जो डील करते हैं जी इसके साथ डीलर्स हैं, वो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज दी है, इसकी प्रॉपर उन्होंने रखा है टेम्परेचर, मगर प्रॉपर और उसको पावर बैकअप कहीं कहीं पे नहीं है। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी जी हेलो जी जी हेलो, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? जी मेरा नाम अरशद है, मैं खानियात से बोल रहा हूँ जी मेरा सवाल है, जो बैठे हमारे पैनल में जी इनसे ये सवाल है, जो रोटेड मीट की अभी जो बात चल रही है, क्या इनके नॉलेज में था या इसका कोई क्राइटेरिया था कि रोटेड मीट बाहर से आ रहा है, पैकेट फूड जिसको बताया, पैकेट मीट जिसको बताए हम, वो जो बाहर से आ रहा है, क्या इनकी नॉलेज में था? अगर नॉलेज में था तो उसका क्राइटेरिया क्या था? अगर नॉलेज में नहीं था तो इनने कैसे ये यहाँ सप्लाई किया बाहर से यहाँ तक? क्योंकि आज तक लोग नहीं जानते थे कि यहाँ से बाहर से मीट आता है। मैक्सिमम पीपल जो 90% पॉपुलेशन है कश्मीर की, वो नहीं जानते थे कि यहाँ मीट आता था। और सेकंड सवाल उसके बारे में मुझे जानना था। और सेकंड सवाल, जो हाइजीनिक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम पीपल हाइजीनिक का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। रीजन अगर आप देखेंगे, रेडे वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, इनफैक्ट बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले में हमने कभी नहीं सुना कि उन पे कोई इंस्पेक्शन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ शक्ति है, अहदुस है, बहुत सारे बड़े बड़े होटल को देखने के लिए उनका तो हाइजीनिक का मैं एक बार विजिट कर चुका हूँ, कई एक मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पर, मैं विजिट कर चुका हूँ, मैंने हालत देखी उनकी, बहुत ज्यादा हालत खराब है। और फिर पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं रखी जाती है कि भाई हमने इससे इंस्पेक्शन किया है और हमने उस पर क्या कार्रवाई की है। मान साहब, जो इन्होंने पहला ये क्वेश्चन पूछा कि क्या इनके नॉलेज में था, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल नॉलेज में था, मगर जो वायलेशन हमने रिसेंटली देखी, वायलेशन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, वायलेशन यही थी कि इट वाज डिकम्पोज्ड एंड इट वाज नॉट प्रॉपर्ली लेबल्ड। पहले ये मैं खुद भी इंस्पेक्शन पे निकलता हूँ, ये बिल्कुल पैक्ड कंडीशन में आता था और उसमें प्रॉपर लेबलिंग थी और प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा है इनको, लोगों को रखते हुए। मगर जैसे मैंने कहा, ये रिसेंटली मामला क्या हुआ, एक तो जो वायलेशन फूड सेफ्टी एक्ट की थी, उसके साथ साथ ये टैक्स इवेड करने के लिए इन्होंने इसमें जो प्रॉपर लेबलिंग नहीं रखी थी। तो ये जो वायलेशन थी, एक इसमें प्रॉपर लेबल नहीं थी और उसके साथ साथ प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा गया था। तो ये जो दो वायलेशन थी, जब हमने ये पाई तो डिपार्टमेंट ने इस पर काम किया। काम तो डिपार्टमेंट ने ही किया ना, देन दैट मीन्स कि ये किसी और ने नहीं किया ना कि हमें मैंने वहां पर ये चीज़ देखी या मैंने पाई या लोगों के सामने, लोगों के सामने किसी और ने नहीं लाया, ये लोगों के सामने हमने लाया। बिल्कुल सही। तो हमने ये कहा कि ये वायलेशन में है और इसको हमने सीज किया। आज तक हमने तकरीबन 12,000 किलोग्राम इस किस्म का मीट वो हमने पकड़ के उसको सीज करके डिस्ट्रॉय किया। काम डिपार्टमेंट ने किया। तो इनका अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो बड़े बड़े ये ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या उनकी इंस्पेक्शन होती है? जैसे मैंने कहा, हज़ारों की तादाद में डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, हज़ारों की तादाद में सैंपल्स उठे हैं, हर जगह हम जाते हैं।
ये नहीं है कि कोई हमसे छोटा है, मगर ये बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिक सम प्रीमाइसेस, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो कंप्लेंट्स दायर कर सकते हैं, सो दैट कंप्लेंट्स हो सकती हैं। देखिए फूड का मसला है और हमें देखना है एक छोटे रेड़े वाले से 5 स्टार होटल वाले तक हमें चेकिंग करनी है। छोटा सा डिपार्टमेंट है, बड़ा नहीं है, ज़्यादा लोग इसमें नहीं हैं, 60 की तादाद में फूड इंस्पेक्टर। फिर भी कमाल कर दिया आपने। मैं वही कह रहा हूँ, पूरे कश्मीर में हाँ छोटा सा डिपार्टमेंट है। तो मगर अगर स्पेसिफिक कहीं पर किसी को कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारा टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक एक्शन। हिलाल साहब, ये जो मीट यहाँ आता है, आपने कहा कि वहाँ से तो वो ठीक ठाक करते हैं, जैसा भी हो उनको वो पीसेस वगैरह जो उनके वहाँ आप कहते हैं कि फ्रिंज पीसेस होते हैं ये, लेकिन वो वहाँ से प्यूट्रीफाई होके आता था या यहाँ फैसिलिटीज़ में ये ख़राब होता था, बदबू सड़ता था? देखिए ये मंजूर साहब, मैं इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो हमने कंसाइनमेंट पकड़ी, जो ये ट्रक आई थी बाहर से, जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो लगता है कि ये रास्ते में ही इसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। हाँ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उन्होंने यहाँ पर ये ज़ाया नहीं किया था। तो जब खुशकिस्मती ये थी कि हमें पता चला और हमने इस पर कार्रवाई करके इसको डिस्पोज ऑफ किया। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉम द पॉइंट वेयर स्लॉटरिंग टेक्स प्लेस अप टू द एंड कंज्यूमर, ट्रू, इसमें प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में इन चीज़ों को रखना है। जब कहीं पर भी चूक होती है, चाहे ये प्रोसेसिंग के दौरान चूक हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चूक हो, या फिर जहाँ पर ये स्टोर होता है वहाँ पर चूक हो जाए, तो तब ये इस किस्म के, बिकॉज दीज फूड आइटम्स आर हाईली पेरिशेबल, अगर हम इन फूड आइटम्स को प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे तो तब ये स्पॉइल होते हैं। तो नतीजा यही हो सकता है। जी, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो। हाँ हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? रशीद साहब, मानो मुख्तसर सवाल। हजरत कमिश्नर साहब में अर्ज यह पचमला के टाइम ब्रोट गयो ना तिलकी मतलब दाकुर ऐसे दरगाह तमिस करे के कार्रवाई तिलकी ने और तो का जो जैसे ये पावर दो आसान छु इशासान यमन जैसे यमन वोट के वारियो केन छु डकली पे आसा की बे वजह तो यह क्या किचन दराज दोस्त ये दोस्त नतावान छ आसान ये दोस्त किचन दराज ऐसे ये तरह फिक्र युस जन यमो सवाल कोर सह कोर यमो दरगाह किस तमिस इतना सो द्रायो, हालांकि सो वन मे सो पत्किन थो टीनस मज पत्किन तमिस नफरस गो ₹1,00,000 जुर्मान, बे गो कोर रोज सह 2 रेतन बंद। ट्रू। तो दैट मीन्स कि वी हैव टेकन स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दैट फूड बिजनेस ऑपरेटर। एक तो 2.5 महीने वो बंद रहा, उसके साथ साथ ₹1,00,000 का जुर्माना हो गया। तो उसके बाद जो उन्होंने सवाल किया, तो जो मैंने ज़्यादा दूध वगैरह के बारे में, दूध के बारे में देखिए, मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि दूध के हवाले से लोगों में बड़े खदशात हैं कि ये अडल्ट्रेटेड है या सबस्टैंडर्ड है। जो हमने सैम्पलिंग की है, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में हमने सैंपल्स उठाए और हमने उसमें ये पाया कि दूध अनसेफ नहीं है, मगर सबस्टैंडर्ड कहीं कहीं पे है। सबस्टैंडर्ड और अनसेफ में हमें फ़र्क करना पड़ेगा। सबस्टैंडर्ड वो दूध हो गया जिसमें स्टैंडर्ड जो मुकर्रर किया गया है फूड सेफ्टी एक्ट में, जिसमें 3.2% का वो फैट है या SNF 8% का है, तो वहाँ पर वो इधर उधर हो गया है, मगर वो अनसेफ नहीं है, यानी कोई ऐसा केमिकल नहीं मिलाया गया है जिसकी वजह से वो अनसेफ हो गया है। तो जहाँ पर हमें मिला कि सबस्टैंडर्ड है, वहाँ हमने जो उसमें पार्टीज़ थी, कनेक्टेड पार्टीज़ थी, उनके खिलाफ हमने कानून की दायरे में कार्रवाई की और कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इसको भी अगर किसी दूध वाले के हवाले से कोई शिकायत हो, जगहों पर सुबह ऑटोज आते हैं, ऑटोज में दूध सप्लाई करते रहते हैं, घर घर देते हैं, उसके बारे में काफ़ी लोगों की शिकायत मैंने सुनी। वो कहते हैं उसमें भी हम देखिए साहब, उसमें भी हम कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको हम रास्ते में इंटरसेप्ट करके वहाँ से सैम्पलिंग वगैरह करते हैं, वहाँ भी हम कार्रवाइयाँ करते हैं। वो नहीं है कि सिर्फ हम कोई जो बेचने वाला है, कोई दुकानदार है, वहाँ से हम सैम्पलिंग करते हैं। जो वहाँ से गांव देहात से जो इनमें जो जैसे आपने कहा ऑटोज़ में दूध लाते हैं, उनको हम रास्ते में इंटरसेप्ट करके फिर उसमें उसकी सैम्पलिंग वगैरह हो जाती है और जो भी उसमें वो दूध बेचने वाला होता है उसके खिलाफ हम कानून के दायरे में। मुझे लगता है उन पर चेक करने की काफ़ी ज़रूरत है। आप बिल्कुल ज़्यादा शदमत से इंटरसेप्ट कर लीजिए। हाँ, वो हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह ज़्यादा शदमत से करेंगे। सर, ये जो मीट ब्यूटिफिकेशन की बात चल रही थी, इसको
कवर अप करने के लिए ये जो ताजिर इसके हैं, इज इट अ फैक्ट कि दे वर यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड जो लाशों को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज होता है? नहीं मंजूर साहब, ये गलत, ये अखबारों में आया था और सोशल मीडिया पर भी आया था। और मैं आपको मंजूर साहब बताऊं कि मैंने उस रिपोर्टर को बताया, जब ये रिपोर्ट अखबार में आई, मैंने उसको कहा कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से ली कि इसमें किसी किस्म का केमिकल पाया गया जी। तो शी वाज अनेबल टू आंसर मी। मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको वसूख के साथ कहता हूँ, शी वाज, एक रिपोर्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने ये बात की कि इसमें कोई केमिकल वगैरह है। मैंने उसको बोला, जब ये रिपोर्ट मगर आई थी, लोगों में इंतशार पैदा हो गया था, मैंने उसको बोला कि आप मुझे मैडम बताइए कि वायर फ्रॉम यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन दैट इसमें ये चीज़ भी नहीं हुई, क्योंकि हम टेस्ट तो हम करते हैं, जब हमने नहीं पाया तो आपको कैसे। फिर उसने मुझे कहा, मुझे गोश्त वालों ने कहा, मुझे जो मीट वगैरह के साथ करते हैं उन्होंने ये बात की, तो दैट मीन्स इट इज़ अनफाउंडेड, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मामला ये है कि जो हमने इसमें पाया कि इट वाज नॉट केप्ट इन द प्रॉपर टेम्परेचर, उस वजह से खराब हुआ था, उस वजह से खराब हो गया था। अगर केमिकल मिलाया हुआ होता तो प्यूट्रिड कहाँ से हो जाता फिर हम उस टेस्टिंग में ये पाते कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड या कोई और प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ है। वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, ये प्यूट्रिड हो गया था और इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी। सर एक कॉलर जो है हमारे साथ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, हम दूरदर्शन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं हिलाल बोल रहा हूँ खानियार से। जी हिलाल साहब। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के भी हम बहुत शुक्रगुजार है, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं, उसने ये वबा यहाँ पे खत्म की, बहुत मेहनत की इस पे। लेकिन अब हमारा एक ये खदशा है कि मिठाई जो यहाँ मिलती है, मिठाई, अगर हम जम्मू जाते हैं, हम हर किसी को, आप भी जानते होंगे, जम्मू से मुझे मिठाई लाना, एक तो उसमें क्वालिटी अच्छी होती है और रेट भी अच्छी होती है, और जो यहाँ पर हम मिठाई लाते हैं उसमें ना कोई क्वालिटी होती है, ना उनमें वो इतना हाइजीन होता है। कुछ दुकानदार हैं नामी ग्रामी, वो हाइजीन के नाम पे बेचते हैं, लेकिन उनकी रेट डबल होती है। मानो अगर 400 रुपए में वहां पर आपको गुलाब जामुन मिलेगा 600 रुपए में केजी, यहाँ पर 1200 रुपए में मिलता है। तो इस पे कुछ होना चाहिए। तो बाकी हम उस रोटन मीट पे बहुत बहुत शुक्रगुजार है हिलाल साहब के, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के और फूड सेफ्टी के, उन्होंने यहाँ पे ये वबा खत्म कर दी। इंशाल्लाह आगे भी ये इस पे नजर रखेंगे, ये वबा खत्म हो जाए यहाँ। चलिए हिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर। मिठाई के बारे में उन्होंने हमें शुक्रिया किया रोटन मीट के हवाले से। मैं उसको एश्योर करता हूँ कि जब तक ना हम इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट करेंगे, हम इसको आने नहीं दे देंगे। क्लियर कट में बोल रहा हूँ कि अच्छी तरीके से ये हो गया कि प्रॉपर लेबल्ड नहीं होगा, कहाँ ये स्लाटर हुआ है, किस हिसाब से स्लाटर हुआ है, कब हुआ है, पूरी इसमें लवाजमात होंगी और प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम वहाँ से आएगा, उस प्लेस से अप टू द एंड कंज्यूमर। जब तक ना हम इसको एश्योर करेंगे तब तक हम इस मीट को यहाँ आने नहीं दे देंगे। और डीलर के पास भी आप देखेंगे कि उसके पास पूरा मंजूर साहब, मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से रेगुलेट करना, जो हमने रिसेंटली एडवाइजरी इशू की, जब तक ना हम इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करेंगे, वी विल नॉट अलाउ दिस मीट टू कम टू आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी वैली में हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, ये नहीं है कि जम्मू में मिठाइयाँ सारी सही हैं और यहाँ सही नहीं है। हमने रिसेंटली वहाँ मैं कहूँगा कि हज़ारों की तादाद में ऐसे टिन्स जो मिठाई ख़राब थी, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हमने उसको सीज़ किया और फिर प्रॉपर्ली हज़ारों टिन्स जो बड़े बड़े वो टिन्स में था उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया। यहाँ जो इन्होंने मिठाइयों की बात की कि सब्सिडाइज्ड है या वो है, अगर इसको कहीं पर कोई स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन हो विथ रिगार्ड टू सम आउटलेट, हमारी नोटिस में लाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा टोल फ्री नंबर है 104, आपने बताया, उस पर आप ये कर सकते हैं। मगर जनरली जो हमने सैंपल्स किए हैं, कहीं कहीं पे पाया गया सब्सिडाइज्ड है या इवन अनसेफ भी एक दो मिठाइयाँ हो गई। इनके किचन्स में आप जाते हैं जहाँ ये इनकी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ बिल्कुल जनाब, जैसे मैंने कहा हज़ारों की तादाद में हमने इंस्पेक्शन किए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, हर जगह हम जाते हैं, हर जगह। आपने देखा जो भी चाहे बड़े, देखिए हमारे पास ये कंसिडरेशन नहीं होती है कि छोटा ये कोई मिठाई वाला है या छोटा एफबीओ है या बड़ा एफबीओ है। हम हर जगह जाते हैं, हर जगह हमारी टीम्स जाते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो हमारा सारिफ है उस तक साफ़ सुथरा खाना पहुँचे। पर जैसे मैंने कहा, अगर कोई इसको स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू सम जो स्वीट मैन्युफैक्चरर है या जो कोई आउटलेट है, तो हमारी नोटिस में लाए, सो दैट वी कैन टेक एक्शन। सर, ये जो जितनी भी आपने इस मीट के सिलसिले में कार्रवाई की, एक्शन क्या लिया आपने? कोई FIRs वगैरह आपने लॉन्च किए? देखिए मंजूर साहब, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो FIRs का मामला है वो पुलिस करती है जी। उन्होंने अपने हिसाब से FIRs दर्ज किए, बहुत सारे FIRs दर्ज किए। अच्छा हुए, मगर जो
मगर जो हमारा दायरा है वो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, जी जी, उसके तहत जो हम कंप्लेंट्स दायर करते हैं वहाँ कंप्लेंट्स हमने दायर की और कंप्लेंट कोर्ट्स में वो चल रही हैं और कुछ उसमें कंप्लेंट्स डिसाइड भी हो गई। लाखों, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, लाखों रुपये का जुर्माना उस पर आयद हो गया। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मगर जैसे मैंने पहले भी एक ये बात शेयर की कि अगर किसी भी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, हमारे नोटिस में लाएं सो दैट वी कैन टेक एक्शन। सर ये सिंथेटिक कलर्स का क्या सिलसिला है? हमारे आजकल वाजे जो शादियों में है वो भी यूज़ करते हैं, पता नहीं रखते जिसके घर में वो खाना पका रहा है, लेकिन कलर मिलाते हैं। मनु साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी एक क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी का इशू ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मगर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सिंथेटिक फूड कलर का मामला है, ये सिर्फ उन जगहों पे हमने नहीं पाया कि जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं कमर्शियल लेवल पे, हमने ये भी देखा कि जो घरों में जो शादी ब्याह के मौके पे वहाँ वाजवान का एहतमाम, हालांकि वाजवान जो हमारे कल्चर का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मगर जब हम उसमें कलर मिलाते हैं तब हम उस जो एक अच्छा एक चीज़ है, वाजवान अच्छा चीज़ है, हम सब लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, मगर हम उस चीज़ को फिर अपने हाथों से अनसेफ बनाते हैं। मगर मैं यहाँ पर एक दूसरी बात जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम किसी बंदे को मुफ्त भी कोई खाना दें, कानून में ये है कि मुफ्त भी अगर आप किसी को खाना दे रहे हो, दैट शुड बी सेफ। दैट मीन्स अगर हम शादी ब्याह के मौके पर जो आशपास वहाँ होते हैं, अगर वो उस वाजवान को अनसेफ बनाते हैं तो डिपार्टमेंट उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। मगर अब ये वहाँ डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे तो वहाँ कोई कार्रवाई करेंगे, तब वहाँ एक सीन क्रिएट हो जाएगा। हम वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। और आपने जो मौका दिया, एक अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, ये भी एक अवेयरनेस हम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे वो जो हमारे शेफ हैं जिनको हम वाजे कहते हैं, उन तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि मेहरबानी करके ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं इनका इस्तेमाल ना करें। जो हमारे पास नेचुरल कलर्स हैं, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, मॉवल इस्तेमाल करते थे, या हम चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देगी मिर्च का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये आपने सैफरन का इस्तेमाल कर, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये सिंथेटिक फूड कलर्स हैं, दे आर प्रोबेबल कार्सिनोजेंस, तो हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जहाँ भी हम पाएंगे, चाहे हम जो हमारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ वो अलाउड नहीं है, जो भी हम डिशेस वहाँ वो बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, या जो वाजवान है, जहाँ भी हम पाएंगे तो उन लोगों के खिलाफ हम जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके दायरे में कार्रवाई करेंगे। सर, मार्केट में कुछ फूड आइटम्स अखबारी कागजों में मिलते हैं, या कभी कभी मैंने कई बार देखा है कि हॉस्पिटल की जो स्टेशनरी होती है वो इनके पास होती है, उसी में लपेट के देते हैं। इस बारे में क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर साहब, एक गलत बात है। देखिए, जो अखबार में जो इंक होती है उसमें कार्बन होता है, एडिटिव्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बड़े मुज़िर हैं। तो ये कोई भी जो फूड बिजनेस ऑपरेटर इन जो अखबार का इस्तेमाल करता है, या उसके साथ साथ जो हमारी नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है उसका इस्तेमाल होता है, उसमें केमिकल माइग्रेशन होती है। घरों में भी हमें चाहिए कि जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, या कमर्शियल लेवल पे भी उसका इस्तेमाल ना किया जाए। कमर्शियल लेवल पे हम उनके खिलाफ जुर्माना आयद करते हैं। जहाँ भी हम पाते हैं कि अखबारों का इस्तेमाल हो रहा है या नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके खिलाफ हम जुर्माना आयद करते हैं। मगर लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, घरों में भी नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। तो बिकॉज उसमें केमिकल, जैसे मैंने कहा, केमिकल माइग्रेशन होती है, तो उससे जो हमारा खाना हो उसमें हम रखते हैं वो अनसेफ हो जाता है। सर, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट का सिलसिला भी यहाँ चल रहा है। अभी पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया से एक देखा कि केले जो थे उसने ग्रीन रखे थे हाथ में, एक बंच, उसके बाद एक कलर के टीन में डाला, 15 सेकंड के बाद वो वहाँ से निकला जैसे वो राइपन केले थे। जैसे मंदू साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, आप सोशल मीडिया पर मत चाहिए। सोशल मीडिया में कुछ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पे नहीं, मैं उसी बात पे आ जाऊंगा ना कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाते हैं वो सही जनरली नहीं होती। जो आज के डेट में हमें, अगर मैं अपनी वैली की बात करूं, जो हमें केले यहाँ पर राइपन होते हैं वो साइंटिफिकली राइपन होते हैं। अच्छा, वहाँ हमें यहाँ ऑटोमेटिक चैम्बर्स हैं, देयर आर सेवरल चैम्बर्स हु आर इन ऑपरेशन इन आवर वैली। तो वहाँ पर इथिलीन एक गैस होता है, उसके ज़रिए से वो राइपन होते हैं। तो ये कहना है कि ये केले किसी ने सोशल मीडिया पे डाले तो फिर लोगों में, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हाँ, एक चीज़ है कि जो हमें बाकी फ्रूट्स आते हैं, जैसे हमें
मैंगोज़ वगैरह आते हैं, तो उसमें वो इथिलीन सैचे आज के डेट में जब केलों का नहीं इनका मैंगोज़ का वो सीज़न होता है तो इथिलीन सैचे रखते हैं। उस सैचे को किस तरीके से रखना है उसमें भी बड़े हम रेगुलेशंस हैं, तो उसी हिसाब से उस सैचे को रखना है। तो बाकी वो साइंटिफिक चीज़ें हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं मतलब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में तो आपने कहा, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और बात आपसे जो पता करनी है, रीयूज़ ऑफ ऑयल जो फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं हमारे फ्राई आइटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। देखो जो अगर हम जो फूड आइटम्स हैं बार बार उनको एक ही तेल में उनको फ्राई करेंगे तो वो जो तेल होता है उसकी वजह से फिर वो जो फूड आइटम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो अनसेफ हो जाते हैं। तो हमारी एक स्कीम है रोको की, जो डिपार्टमेंट ने मुतारिफ़ की हुई है, रोको रिपर्पज़ यूज्ड कुकिंग ऑयल। उसका मतलब ये है कि जो हमारे जो स्नैक्स वगैरह बनाते हैं या होटलों में या रेस्टोरेंटों में जो तेल वहाँ वो यूज़ करते हैं, एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वो चीज़ों को उसमें या जो फूड आइटम्स हैं उसमें वो फ्राई कर सकते हैं। जो तेल उनको बचेगा वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो तेल उनको बचेगा वो उनको जमा करना है। डिपार्टमेंट का एग्रीगेटर वहाँ पर आता है, एक एग्रीगेटर है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, वो वहाँ पर वो जो तेल है उसको अगेंस्ट कैश पेमेंट 32 रुपीज़ पर लीटर हम उसको देते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं जो तेल का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को फ्राई करने के लिए, वो तेल को जमा करके रखें। बहुत से हज़ारों लीटर हम कलेक्ट इस वक्त कर रहे हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर से, मगर जो नहीं करता है उससे मेरी ये डायरेक्शन एक रहेगी कि वो जो तेल है वो हमारे डिपार्टमेंट का जो एग्रीगेटर है उसको दे दे, तो ताकि जो ये रीयूज्ड ऑयल है वो इस्तेमाल ना हो जाए। सर रोड साइड पे कुछ रेडियाँ वेडियाँ लगी होती हैं जिन पर वो उसी वक्त प्रिपरेशंस करते हैं, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? रोड साइड देखिए जो वेंडिंग है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ लाखों लोगों का जो रोज़गार है वो जुड़ा हुआ है इस ट्रेड के साथ, ये जो रेड़े वाले वगैरह होते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना है। वहाँ पर जो वो बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, फूड ग्रेड के होने चाहिए, या जो माहौल अच्छा वहाँ पे होना चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए फूड आइटम्स, तो वो चीज़ें उनको करनी है। या कोई सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी उनको भी जो फूड सेफ्टी एक्ट है वो अमलाना है, उनको ग्लव्स वगैरह या यूनिफॉर्म वगैरह लगानी है, अच्छे तरीके से काम करना है, वहाँ हाइजीनिक तरीके से काम करना है, तो कोई ख़राबी नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा हाइजीनिक तरीके से काम करना है। हमने रिसेंटली एक ड्राइव की अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ये जो इस किस्म के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो लाखों का जुर्माना हमने इन पे भी आयद किया है, जिनको हम रोड साइड वेंडर्स कहते हैं। एक स्पेसिफिक हमने एक ड्राइव की, तकरीबन मुझे लगता है 1 महीने की ड्राइव डिपार्टमेंट ने की। जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि लाखों का जुर्माना इन पे आयद किया। इनको विद इन द एम्बिट ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट काम करना है, बाकी हम इनको रोक नहीं सकते। सर जंक फूड के बारे में आपका क्या रोल रहता है? जंक फूड देखिए, जंक फूड हम उस फूड को कहते हैं जिसमें साल्ट, शुगर या जो तेल की जो कंसंट्रेशन होती है, जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं, हाँ, उसमें वो ज़्यादा होती है। तो वो जो जंक फूड्स हैं वो हमारी जो यंग जनरेशन है वो आदी हो गए हैं इस जंक फूड को खाने में। तो मेरी सिर्फ उनको ये एक एजुकेशन रहेगी, एक एडवाइस रहेगी कि जंक फूड का इस्तेमाल कम अज़ कम करना चाहिए। यानी महीने में आपने एक बार खाया तो इट इज़ नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। इफ़ यू विल बिकम यूज्ड टू ईटिंग दिस जंक फूड देन इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द पीपल हु आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ फूड। बच्चों की आदत हो गई, बच्चों की आदत हो गई। तो यही वजह है जो मैं जो बात ऐड करना चाहता हूँ, जो रिसेंटली स्टडी हो गई, हमारा जो सिक्किम में एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जो स्टडी की उन्होंने ये पाया कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन 1 इज ओबेस और ओवरवेट। ओबेस और ओवरवेट जी। तो वाई? द रीज़न इज कंजप्शन ऑफ जंक फूड। रीज़न इज कंजप्शन ऑफ जंक फूड। तो उसमें हम एजुकेशन ही दे सकते हैं, उसमें हम एजुकेशन ही दे सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको हम ये कह सकते हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल कम अज़ कम करना है। वाले जो हमारे न्यूट्रिशस फूड्स हैं जो हम घरों में हमारी माएँ, हमारी बहनें बनाती हैं, तो वही खाना खाएं। वाले जो जंक फूड है इनसे वो दूर ही रहें। और हमारी स्कीम एक चल रही है ईट राइट स्कूल्स, जो हम स्कूल्स में हम जाते हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान जाते हैं, वहाँ हम अवेयरनेस देते हैं बच्चों को कि ये जो जंक फूड है इनसे अब दूर रहें। तो वो जो कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, घर का खाना ही सबसे बढ़िया है। हेलो, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन सा, कहाँ से? मैं इरफान अहमद बोल रहा हूँ हजरतगंज से जी। सवाल मुझे कमिश्नर साहब से ये सवाल है कि जो पैक्ड मिल्क है, चाहे वो दही है या वो मिल्क है,
तो जब वो पैक होता है, क्या उसमें कोई रेगुलेशन, कोई स्क्वाड होता है जो चेक करता है कि यार बाकी ये पैक्ड है तो प्रॉपर तरीके से पैक हुआ, क्या इसमें जो एक्सपायरी डेट मेंशन है वो क्या प्रॉपर है, क्या इसमें कोई इनका कोई रेगुलेशन होता है सर? इसमें दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई अब इसमें से एक्सपायर हुआ, क्या वो प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड हो गया, क्या उसको फिर से इन्होंने इसमें डाल के वो फिर से मत भेजें, तो इसके लिए कोई रेगुलेशन, कोई इनका चेकअप होता है सर? एक तो इन्होंने जो सवाल पूछा रिगार्डिंग पैक्ड मिल्क, बिल्कुल जितने भी यहाँ पैक्ड मिल्क बनाने वाले हैं उनकी रेगुलर सैम्पलिंग होती है, रेगुलर उनके चेक्स होते हैं और प्रॉपर उसमें लेबलिंग होती है। इन्होंने भी देखा होगा जो हमारे कलर लेबलिंग होती है, हाँ हजरात हैं उनको भी पता होगा कि उसमें प्रॉपर लेबलिंग होती है। मगर जो अंदर से कंटेंट्स होते हैं हमने बहुत बार वो चेक करवाए हैं, सिर्फ एक दो बार वो अनसेफ आए हैं, सब स्टैंडर्ड आए हैं बीच बीच में, मगर सब स्टैंडर्ड यही होता है जो उनको वहाँ स्टैंडर्ड रखना होता है, वो कहीं कहीं पे इधर उधर हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, उनको जुर्माना वगैरह वो होता रहता है, या जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं वहाँ पर उनके चालान जाते रहते हैं। एक रेगुलर एक सिस्टम है जो चेकिंग का वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो दूध वाले हैं जो जैसे जो बात, हाँ जो लूज दूध वाले हैं उनकी चेकिंग करते हैं, जो भी पॉलीपैक्स में आते हैं उनकी भी चेकिंग होती है। सर दूसरा ये कह रहे थे अगर कोई एक्सपायरी आइटम दोबारा पैक करके आ जाए उसका कोई चेक होता है? एक्सपायरी आइटम देखिए कंपनी ने वापस ये भी एक इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहाँ जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो जो यहाँ से एक्सपायर्ड आइटम्स जो होते हैं एक्सपायर, उनको वो लेके बाज़ाब्ता तौर पर हम उनसे ये पूरा डाटा लेते हैं कि कैसे फिर वो उसको वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो रजिस्टर्ड जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तो जो लोकल कंपनियां हैं तो उनका ज़्यादा एक तो माल बिकता नहीं है और उनका ज़्यादा एक्सपायर भी नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका जो माल, जैसे मैंने ये कहा कि जो उनका एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, मगर इनको अगर कहीं पर कोई कंप्लेंट हो कि कोई बंदा जिसने कोई एक्सपायर आइटम बेचा या कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो हमारे नोटिस में लाए। सर मिल्क की अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक रिप्यूटेड कंपनी है वो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके पाउचेस में आते हैं दूध का एक्सपायरी डेट 8 महीने का है। 8 महीने तक कौन सा दूध रहेगा? इसका मतलब उसमें इतना प्रिजर्वेटिव है कि वो 8 महीने तक रहेगा। वो सवाल ही नहीं है कि पॉलीपैक में 8 महीने का हो सकता है। जी, एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है और इट्स अवेलेबल यहाँ भी है और पूरे इंडिया में। मैं लद्दाख में था, वहाँ भी वो था। एक टेट्रा पैक हो गया, टेट्रा पैक में वो उस वक्त उस किस्म का दूध होता है, उसमें उस किस्म की प्रोसेसिंग होती है कि उसमें शेल्फ लाइफ ठीक ठाक होती है, या उसमें केमिकल्स नहीं प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं, क्योंकि आदमी को खदशा रहता है मैं कहीं प्रिजर्वेटिव्स। देखिए दूध में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, दूध या दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव अलाउड नहीं है। ये प्रोसेसिंग की वजह से इसमें शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो टेट्रा पैक्स होते हैं उसमें उस किस्म की प्रोसेसिंग होती है कि शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। सर ये जो फूड बिजनेस करते हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, ढाबे हों, इनके वहाँ अंदर आप कैसे फूड सेफ्टी को लागू करते हैं कि उनके अंदर क्या सिस्टम होना चाहिए? हाउ शुड दे? ढाबों के अंदर या जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ ये बनता है वहाँ हम हाइजीन, पहले देखिए ना, जब हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ जाता है तो सबसे पहले वो देखता है वहाँ की हाइजीन। अगर उन्होंने हाइजीन कंप्रोमाइज़ की हुई होती है तब, अगर वो छोटा कोई जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिनका 12 लाख तक का टर्नओवर होता है, तो उनकी जो कंपाउंडिंग पावर्स होती है वो विद इन द डिपार्टमेंट ही होता है। 1 लाख तक का जुर्माना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो लगा सकता है। तो हम खुद ही उनको कंपाउंडिंग करते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, अगर वहाँ हाइजीन कंप्रोमाइज़ हुई होती है, या वहाँ जैसे मैंने कहा नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ है, या वहाँ पे न्यूज़ पेपर्स का यूज़ है, या वहाँ पे उन्होंने सही तरीके से सामान को नहीं रखा है, एंट्री ऑफ रोडेंट्स है वहाँ पे, या एंट्री ऑफ फ्लाइज है वहाँ पर, मॉस्किटो है वहाँ पे, तो तब वहाँ पे हम उनको जुर्माना वगैरह आयद करते हैं। मगर अगर फिर उनकी क्वालिटी ऑफ फूड आइटम में कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है, उसमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है, सैंपल हम उठाते हैं, अगर सैंपल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई हो जाती है। सर फूड बिजनेस की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस आप ही का डिपार्टमेंट देता है? बिल्कुल देखता है। तो रिसेंटली आपने कुछ लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिए हैं? बिल्कुल।
वो हमने उन्हीं फूड बिजनेस की ऑपरेटर्स की लाइसेंस हमने सस्पेंड की जिनको हमने पाया कि वो वायलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट कर रहे हैं। जो रिसेंट जो हमने ड्राइव की मीट प्रोडक्ट्स के हवाले से या जो सिंथेटिक फूड कलर्स वगैरह मिलाए गए थे, जहाँ हमें लगा कि वायलेशन हो रही है तो हमने उनके जो लाइसेंस हैं वो सस्पेंड की। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस मीन्स क्लोजर ऑफ द बिजनेस। हमने फिर उसकी जो कापी थी हमारे जो कंसर्न ऑफिसर है जो उसने ऑर्डर पास किया, उसकी कापी हम रखते हैं कंसर्न SHO को, सो दैट इट इज़ एंश्योर्ड द फूड बिजनेस जो वहाँ पे वो चलता है वो क्लोज हो जाए। वो जो सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस जो होता है, जैसे मैंने कहा कि दैट मीन्स कि जो वो ऑपरेशन उस फूड बिजनेस ऑपरेटर का वो बंद करते हैं। सर, आप लेबल पे बड़ा जोर दे रहे थे कि लेबलिंग, या मीट के मामले में लेबलिंग नहीं थी, या हर आइटम में लेबल होना चाहिए, जैसे बिस्किट है, पैक्ड मिल्क है, या डिब्बाबंद दूध है, या बाकी चीज़ें हैं। कितना अहम है ये लेबल होना? देखिए मंजूर साहब, हर एक जो फूड आइटम पैक्ड होगा दैट शुड बी लेबल्ड। क्या होना चाहिए मेंशन उसमें? उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी या डेट ऑफ एक्सपायरी, या उसमें किसने बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु इज एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अच्छा। बिकॉज समटाइम्स व्हाट दे डू, दे कंसील द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, अपने आप को छुपाने के लिए। जी जी। क्या हमें कानून की लाठी हम पे ना पड़े वो इसलिए ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इसका एड्रेस क्या है। उसके साथ साथ बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, FSI लाइसेंस नंबर, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं। या इंग्रेडिएंट्स इसमें है क्या, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा आज के डेट में हमारा जो सारिफ है खुदा के फजल से पढ़ा लिखा है, तो उसको खुद भी ये देखना चाहिए कि ये जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वेदर दे हैव बीन फॉलोड और नॉट। उसके साथ साथ अगर वो घर लेके भी जो फूड आइटम है उसके कंटेंट्स को अगर उसके लगेगा कि देयर इज़ एनी इशू विद द कंटेंट्स ऑफ द फूड आर्टिकल। देखिए कोई मिर्च का, हम एक एग्जांपल ले लेंगे, मिर्च का पैकेट किसी ने पहले उसको बाज़ार से लेना है, या कोई भी पैकेट, दूध का पैकेट, पहले वो लेबल चेक करे। अगर उसको लगेगा कि जो हमारा सारिफ है कि देयर इज़ एनी इशू विद द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, तब वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकता है। उसके साथ साथ अगर घर लेके भी उसको लगता है कि कोई भी जो फूड आर्टिकल है तो उसके कंटेंट्स में कोई इशू है, तो तब वो उसको तब भी वो अगर कोई इशू है तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकता है, सो दैट डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन। बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, काफ़ी सारी मसरूफ के बावजूद भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे कुछ सख्त सवालों के भी जवाब हमें दिए, लोगों को भी आपने फेस किया, लेकिन आप हैं बहुत अच्छे बोलने वाले, आप अच्छे जवाब देते हैं और सेटिस्फाई करते हैं लोगों को। थैंक यू सो मच। और मैं आप चाहते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश के कि जो इस वक्त आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी आयद हो गई है कि ये मीट का सारा रेगुलेट करते सिस्टम, इसमें आप कामयाब हों। बहुत शुक्रिया मंदू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।